गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि जो जर्नल एंट्री सिस्टम होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। जितनी भी एंट्री आप करते हैं उसकी एंट्री आप डेबिट की तरफ भी करते हैं और क्रेडिट की तरफ भी करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। What is double entry accounting? With double entry, a credit is made in at least one account and a debit is made in at least one another account. जो भी आप एंट्री करेंगे उसका एक आइटम आप डेबिट की तरफ लिखेंगे और दूसरा आइटम आप क्रेडिट की तरफ लिखेंगे, उसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है ना। अब देखिए, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि वो किस नियम पर वर्क करता है। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स होते हैं तीन तरीके के। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाते कहते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है नॉमिनल अकाउंट्स, जिसे हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। इनका कुछ क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। ये थ्री पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी कभी क्या बताया जाता है, जैसे ये पर्सनल अकाउंट है तो वैसे ही रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। पर्सनल अकाउंट को भी इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखिए। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी कि ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने किसे बनाया है? नेचर ने किसे बनाया है? हमें बनाया है, मनुष्य को बनाया है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं उन्हें नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हमारे नाम से जो भी अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, सुनीता का खाता, है ना। सुनीताज अकाउंट या राम्स अकाउंट, आप अगर इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति ने बनाए हैं उनके लिए जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करेंगे वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाते हैं। इसी में अब देखिए सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऐसे अकाउंट जिसे, ऐसे व्यक्ति जिसे किसने बनाया है? हमने बनाया है। आप जैसे कंपनी, स्कूल, कॉलेज, बैंक, इन सब के अगर अकाउंट्स बनाते हैं तो वो अकाउंट्स किसके अकाउंट कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट कहलाते हैं। जिसमें आप ले सकते हैं क्या क्या? आपने मान लीजिए आपका कॉलेज का नाम गुरुकुल महिला महाविद्यालय, गुरुकुल कॉलेज है, तो गुरुकुल कॉलेज के लिए जो भी अकाउंट बनाए गए हैं, है ना, उसका जो भी खाता बैंक में है वो कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। वैसे ही अगर आप किसके बारे में बात करते हैं? किसी बैंक के अकाउंट के बारे में बात करते हैं, है ना, तो वो भी क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए देना बैंक का अकाउंट, है ना, केनरा बैंक का अकाउंट, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन अकाउंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसे एक तरीके से क्या कहा जाता है? ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी कहा जाता है। ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे है वो ग्रुप? जैसे डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, अनअर्न्ड अकाउंट, अक्रूड अकाउंट। तो ये सब अकाउंट जो हैं वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। इसमें एक अकाउंट और होता है जिसे हम कह सकते हैं प्रोप्राइटर्स के अकाउंट। प्रोप्राइटर्स के मतलब व्यापार के स्वामी के खाते। अब एक जो प्रोप्राइटर होता है, एक व्यापार का स्वामी होता है, उसके क्या क्या खाते होंगे? उसने बिजनेस में क्या लगाई? कैपिटल लगाई, तो उसका कैपिटल का अमाउंट अकाउंट होगा।
उसने बिजनेस से कुछ पैसे, कुछ कैश या कुछ गुड्स निकाली, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, है ना। तो वो क्या होंगे, हमारे ड्राइंग्स अकाउंट होंगे। ये सब काम कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है, बिजनेस का ऑनर करता है, इसीलिए हम इसे प्रोप्राइटर अकाउंट भी कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या फिर जिसे ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, और इसमें प्रोप्राइटर्स अकाउंट भी आते हैं। सेकंड है इसमें रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाते भी कहते हैं, है ना। वास्तविक खाते का मतलब क्या होता है, ऐसे खाते या ऐसे अकाउंट्स जो कि किस किस से रिलेटेड है, गुड्स से और एसेट्स से रिलेटेड है। मतलब बिजनेस में जितनी भी गुड्स हैं, एसेट्स हैं, अगर उनको आपको शो करना है जर्नल एंट्री में, है ना, या डबल एंट्री सिस्टम में, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट्स में अब आप देखेंगे जैसे गुड्स के अकाउंट, है ना, गुड्स किस तरीके की होती है, या एसेट आपकी किस तरीके की होती है, टेंजिबल होती है और इनटेंजिबल। टेंजिबल गुड्स या टेंजिबल एसेट्स हम उनको बोलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाती हैं। और इनटेंजिबल जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना, बस हमको पता है कि ये हमारी एसेट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। अब रियल अकाउंट में आप देखेंगे गुड्स अकाउंट, गुड्स के लिए आप क्या क्या करते हैं, आप गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, परचेस रिटर्न आते हैं हमारे पास, सेल्स रिटर्न आते हैं, स्टॉक्स होते हैं, है ना, गुड्स का स्टॉक होता है। तो जितने भी गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या होंगे, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड आपका स्टॉक, वो सब आएंगे किसमें, गुड्स अकाउंट में, यानी कि रियल अकाउंट के अंतर्गत। फिर साथ में इसमें एसेट्स अकाउंट भी आते हैं। अब एसेट्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, लैंड होती हैं, बिल्डिंग होती है, मशीनरीज होती हैं, कैश, गुडविल। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आई, हमारी इनटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आई। और इसमें जो टेंजिबल एसेट क्या क्या हुई, हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इनको हम टच कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप रियल अकाउंट को समझ सकते हैं। थर्ड आता है इसमें नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपके बिजनेस में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉस हैं, जितनी भी इनकम है, जितनी भी गेन्स हैं, वो सब किस में आती हैं, आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। इसमें आप जैसे ले सकते हैं, रेंट रिसीव किया, है ना, रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सब आपकी इनकम के अकाउंट हो गए, है ना। और एक्सपेंसेस आपने क्या किया, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, है ना, डिस्काउंट पे, तो आपने जो भी चीजें पे की वो किस में आती हैं, आपकी नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते में आती हैं। अब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो देख लिया, आपको ये भी पता चल गया कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं एंड नॉमिनल। अब इनके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि सभी इन अकाउंट्स को इस रूल के थ्रू बना सकें और वो सिमिलर अकाउंट्स बने हमारे, है ना, जिन्हें कॉमर्स की लैंग्वेज में गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि जब तक ये आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप जर्नल एंट्री भी सही नहीं बना सकते, है ना। तो अब देखते हैं कि ये गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में, यानी कि हमारे व्यक्तिगत खाते, व्यक्तियों के खाते। अब इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति क्या होगा, डेबिट होगा, और देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा, है ना। तो आप पर्सनल अकाउंट का रूल याद कर लेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले व्यक्ति को आपको डेबिट करना है और लेने वाले व्यक्ति को आपको क्रेडिट करना है। तो ये हुआ आपका पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते। सेकंड हम बात करेंगे रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट यानी कि हमारे वास्तविक खाते। वास्तविक खाते में आपने देखा था कि गुड्स होती हैं और एसेट्स होती हैं। तो गुड्स या तो हमारे बिजनेस में आएंगी, या तो एसेट हमारे बिजनेस में आएंगी, या गुड्स या एसेट्स हमारे बिजनेस से बाहर
जाएंगे। तो इसीलिए रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीजें हमारे बिजनेस के अंदर आएंगी, जो एसेट आएगी, जो भी गुड्स आएंगी, उनको आप क्या करेंगे, डेबिट की तरफ लिखेंगे, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट। और हमारे बिजनेस से जो भी गुड्स, जो भी एसेट्स बाहर जाएंगी, उसे आप लिखेंगे क्रेडिट की तरफ। थर्ड है इसमें नॉमिनल अकाउंट, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जितने भी आपके खर्चे हैं, जैसे आपने सैलरी पे की, वेजेस पे की, रेंट पे किया, डिस्काउंट दिया, ये सब आपके बिजनेस के लिए खर्चे हैं, तो इन खर्चों को आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट की तरफ लिखेंगे। तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अब जितने भी आपकी इनकम है बिजनेस की, जैसे आपने रेंट रिसीव किया, सैलरी रिसीव की, है ना, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, ये सब आपके लिए इनकम है। तो इन इनकम को आप क्या करेंगे, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। तो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसको कुछ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल हुआ, द रिसीवर इज डेबिटेड, द गिवर इज क्रेडिटेड, है ना। रियल अकाउंट के लिए व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल के लिए ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इस नियम को आप याद रखेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री डेफिनेटली बिल्कुल सही बनेगी। अब इसमें आप एक बार इसका देख लीजिए कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, डेट, क्योंकि ये डेट वाइज लिखा जाता है, हर डेट पर होने वाले जो भी खर्चे हैं आप उसको डेट वाइज यहाँ पर लिखेंगे। अकाउंट का नाम, अकाउंट नेम, अभी अभी जो हम देख रहे थे ये सारे हमारे जो अकाउंट्स हैं कि वो किस तरीके का अकाउंट है उसको आप यहाँ पर शो करेंगे। डेबिट जो भी आइटम होना है उसको डेबिट की तरफ लिखेंगे, डेबिट की शीट में ही उसका अमाउंट लिखेंगे। देन क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आप क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। तो ये परफॉर्म होता है आपके जर्नल एंट्री का, डेट, अकाउंट नेम, जिसको हम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, है ना। फिर डेबिट अमाउंट का साइड होता है और क्रेडिट अमाउंट का साइड होता है, यहाँ पर आप उनके अमाउंट लिखेंगे। इसमें एक चीज और आप देखिए, जैसे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ जो भी लिमिटेड है ना, एट द ईयर एंडेड आपको जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिखिएगा। देन डेट में डेट, पर्टिकुलर्स, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर अकाउंट नेम दिया हुआ है तो आप इसको पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। फिर इसमें एक लेजर फोलियो का छोटा सा कॉलम भी होता है ना, तो ये लेजर फोलियो का कॉलम भी आप बनाएंगे। यहाँ पर डेबिट अमाउंट रुपीज में लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट रुपीज में लिखेंगे। यहाँ पर ये जो बीइंग वर्ड करके दिया हुआ है, ये बीइंग वर्ड क्या होता है, यहाँ पर आप उसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन किस तरीके से, कि वो पैसा कहाँ से आया या आपने पैसा दिया। तो जर्नल एंट्री में आपको नरेशन भी लिखना होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जिससे सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इन द जर्नल ऑफ MS मैसर्स के लिए हमने एक जर्नल एंट्रीज का कॉलम बनाया। यहाँ पर देखिए आपने डेट लिखी हुई है कि किस किस डेट पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का एक अमाउंट, एक कॉलम आपको दिख रहा होगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए इसमें 10 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन क्या हुआ इसमें, कि जो बिजनेस है वो किससे स्टार्ट किया गया, कैश से स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस में जो भी कैश लगाया गया है ना, तो आपने उसकी एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में भी देखिए अमाउंट सेम है, यहाँ पर भी अमाउंट सेम है, 5 लाख का। अब देखिए यहाँ पर जो नरेशन की बात कर रही थी कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब जो बिजनेस है वो किससे स्टार्ट किया गया, कैश से स्टार्ट किया गया। अभी देखिए इसी रूल में हमने क्या देखा था कि व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करना है एंड व्हाट गोज आउट उस आइटम को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैं आपको बता दूं, जो कैश होता है, कैश को आप रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट किया गया क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या किया गया, डेबिट किया गया। अब देखिए आप सेकेंड एंट्री यहाँ पर देखेंगे 19 अप्रैल को कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। देखिए फर्नीचर को क्या किया गया, परचेज किया गया है ना, परचेज किया गया। इसका मतलब
आपके बिजनेस में फर्नीचर आया, तो व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट है हमारा फर्नीचर। मैंने आपको बताया था कि जो भी गुड्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो किसकी तरह काम करती है, रियल अकाउंट की तरह काम करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो चीज आई उसको आप डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस में जो भी चीज आपके बिजनेस से बाहर गई है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर सेम हमने यही रूल फॉलो किया है। आपके बिजनेस में फर्नीचर आया, इसलिए उसको आपने क्या किया, डेबिट किया। 75,000 रुपए का फर्नीचर आया, और आपके बिजनेस से फर्नीचर जब आपने परचेस किया तो कैश क्या हुआ, बाहर गया, यानी कि व्हाट गोज आउट, उसको आपने क्या किया, क्रेडिट किया। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। थर्ड एंट्री देखिए यहाँ पर 24 अप्रैल की है। परचेस अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में क्या किया हमने, गुड्स को परचेस किया। जब हम उधार में परचेस करते हैं तो यहाँ पर कैश की जगह क्या आता है, नाम आता है। बट परचेस किया, सामान हमारे पास आया, है ना, व्हाट कम्स इन क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो यहाँ पर ये रियल अकाउंट था, इसलिए हमने उसको डेबिट की तरफ शो किया। सेम यहाँ पर देखिए आप 30 अप्रैल को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपने रेंट को क्या किया, पे किया। रेंट अकाउंट जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, रेंट अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्या किया, क्रेडिट। क्यों किया कैश को क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट किस चीज को किया जाता है, व्हाट गोज आउट। जो कैश होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कैश को क्रेडिट साइड लिखा। थर्ड में को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब देखिए आपने गुड्स को बेचा, सेल किया, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि अगर आपने गुड्स को सेल किया है तो जो कैश है वो रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, एंड व्हाट गोज आउट, क्या बाहर गया आपके बिजनेस से, गुड्स बाहर गई, है ना। तो देखिए कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, है ना। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी हमारे जो खर्चे होते हैं, है ना, खर्चों को किसकी तरह लेना था हमको, नॉमिनल अकाउंट की तरह लेना था। तो इसीलिए खर्चों को डेबिट साइड लिखते गए और इनकम को किस तरफ लिखा हमने, क्रेडिट की तरफ लिखा। नेक्स्ट एंट्री इसमें देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने बैंक में क्या किया, पैसा जमा किया। आपने बैंक में पैसा जमा किया मतलब आपके पास से कैश गया, है ना, तो उसको आपने देखिए किस तरफ लिखा, क्रेडिट की तरफ लिखा, क्योंकि रियल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, व्हाट गोज आउट, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है ना। और जो पैसा था वो कहाँ गया, बैंक में गया। अब देखिए यहाँ पर एंट्री दिखेगी आपको 26 ऑफ मई को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश विथड्रॉल। मतलब ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, उस ऑनर ने क्या की, अपने बिजनेस से कैश को निकाला, है ना, बिजनेस को कैश निकाला उसने। ड्रॉइंग अकाउंट है, एक्सपेंस हुआ हमारा, है ना। तो देखिए रियल अकाउंट था ये, तो व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से बाहर गया, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। 31 में को देखिए यहाँ पर आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बीइंग सैलरी पेड। सैलरी को आपने क्या किया है, पे किया है, तो ये आपका सैलरी जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, है ना। आपने यहाँ पर सैलरी पे की, उसको आपने यहाँ पर कहाँ लिखा, डेबिट की तरफ लिखा। अब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है ना। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट में अगर हमारे पास से कोई चीज जा रही है, व्हाट गोज आउट, उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने कैश को कहाँ लिखा है, क्रेडिट की तरफ लिखा है इस एंट्री में, है ना। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। बट जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे कॉमर्स के गोल्डन रूल्स आपको ज़्यादा अच्छे से आने जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आप क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्रीज
करते हैं। ये कुछ हमने इसका फॉर्मेट देखा जर्नल एंट्री का, है ना, और साथ में हमने एक एग्जांपल भी देखा। आई होप आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन करना है। हैव अ गुड डे।